हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 4 बिजनेस सर्विसेज यूनिट 14 बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस। इससे पहले की वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ लिए हैं। व्हाट इज अ बिजनेस रिस्क और प्रिवेंटिवनेस ऑफ रिस्क इन बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं जो किसके बारे में है, सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में सारी डिटेल। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये सब हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो यहाँ से शुरू होता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, इसका नाम है चंपक। इसकी मम्मी है, इसके पापा हैं, इसकी शादी हो गई है तो इसकी वाइफ भी है, इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक सन और एक डॉटर। ठीक है। अब चंपक ने सोचा कि ये ना अकेला कमाने वाला पर्सन है, अलोन है। ठीक है, अकेला ही कमाता है, बाकी सब तो सिर्फ खाने वाले हैं। ठीक है, सब इसके घर में। अब ये सब क्या है, सारे लोग हैं जिनका ध्यान चंपक रखता है। अब चंपक ने सोचा कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, इन केस कि मुझे कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, कुछ भी ऐसा सिनारियो मेरे साथ हो जाता है, जैसे अगर मैं जॉब पे जाता हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसा मेरे साथ हो जाता है, तो फिर मैं कैसे अपने घर वालों का ध्यान रखूंगा। तो इसके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई तू ना इंश्योरेंस करा ले अपना। ठीक है, जिसमें तेरा क्या होगा कि थोड़ा सा प्रीमियम जाएगा, मंथली, क्वार्टरली या फिर 6 मंथ में। ठीक है, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, जैसे भी तेरे को पे करना हो तो उस पॉलिसी में पे करियो। ठीक है, एज अ प्रीमियम। उसके बाद में वो तुझे ना लास्ट में जब तेरे साथ में अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होगा, तो वो पॉलिसी मतलब जो भी इंश्योरेंस करने वाले लोग होते हैं वो हमें क्या करेंगे, उसके बाद में क्लेम करेंगे। ठीक है, ताकि अगर उस चंपक को कुछ हो जाए इन केस, तो फिर उसको क्या वो कर सके, मतलब वो अपनी फैमिली जो है मतलब जो पैसा मिलेगा उससे वो अपना गुजारा कर सके। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में। अब इसको देख लेते हैं डिफाइन कैसे लिखोगे कैसे। इंश्योरेंस इज अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, ये क्या हमें करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल लॉसेस के तौर पे। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट की फॉर्म भी है। प्रीमियरली यूज टू हेड्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द कंटेनमेंट और अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन लॉस यानी कि अचानक से अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसमें एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस इज नोन एज द इंश्योरेंस। जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, वो हम उनको क्या कहते हैं, इंश्योरर कहते हैं। अन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कैरीज और अन अंडर राइटर, मतलब कि जो भी इंश्योरेंस है, ठीक है, वो जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, अन इंश्योरेंस कैरीज और अन अंडर राइटर। ठीक है, वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस कैरी करते हैं और क्या करते हैं, हमें हमें लिख कर देते हैं कि भाई हमने ये पॉलिसी इस पर्सन को दी है। उसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि हम इसको कब क्लेम करेंगे, कैसी कैसी शर्तें हैं, सब कुछ उसके अंदर डिस्क्राइब होगा। ठीक है, तो ये था इंश्योरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इन इंश्योरेबल रिस्क कौन से होते हैं और नॉन इंश्योरेबल रिस्क कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेसिस पे है इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। मीनिंग यानी कि दोज रिस्क विच कैन बी कवर्ड अप बाय सम टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो किसी ना किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर हो सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, इंश्योरेंसेबल रिस्क। ठीक है, द नॉन इंश्योरेबल रिस्क उसको कहेंगे दोज रिस्क विच कैन नॉट बी कवर्ड अप बाय सम टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नहीं आएंगे, नहीं कवर हो सकते हैं, उनको हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेबल रिस्क, अगर हमारी कंपनी में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, ठीक है, तो अगर हमने उसको बुझाने की कोशिश की, ठीक है, वो हमारी वजह से नहीं लगी, मतलब कैसे भी एक्सीडेंटली लग गई, तो उसके लिए हम इंश्योरेबल करा सकते, इंश्योरे मतलब वो क्या है, इंश्योरेबल रिस्क है। लेकिन अगर ऐसा होता है
कि हमारी जो डिमांड है, मतलब जो कंपनी की डिमांड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब कि अगर कंपनी लड्डू बनाती थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर अब जो लड्डू है उनकी मांग कम हो गई है मार्केट में, तो कंपनी ये क्या है, मतलब नॉन इंश्योरेबल रिस्क है, ठीक है, क्योंकि इससे इंश्योरेंस पॉलिसी इस चीज के बेसिस पे हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कैसे होते हैं, बिजनेस रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। बिजनेस रिस्क कैसे होते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। बिजनेस रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। नॉट इंश्योरेबल रिस्क, ये नॉट मतलब इंश्योरेबल रिस्क नहीं होते, ये कौन से रिस्क होते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। एग्जाम्पल में रिस्क ऑफ डैमेज ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, इंश्योरेबल रिस्क में। नॉन इंश्योरेबल रिस्क में कौन से आते हैं, रिस्क ऑफ डैमेज ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब चेंज हो गया टेक्नोलॉजी में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हुआ, तो वो सब क्या है, हमारे नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिन पर हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। ओके अब इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कि जब आप इंश्योरेंस करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है हमारे पास द प्रपोजल। तो प्रपोजल में हम क्या देते हैं, इससे पहले मतलब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। इसको जानने से पहले एक टर्म आती है आपके पास में, इंश्योरेंस, और एक होता है अश्योरेंस। इंश्योरेंस हम कराते हैं जैसे अगर हमारी कोई भी ऐसी लॉस है, जैसे कि जो थेफ्ट है, ठीक है, या फिर मान लो फायर से हो गया, जो लॉसेस हमें मतलब, या तो इसमें कोई ना कोई लॉस होगा तभी ये हमें पे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लॉस नहीं होता, छोटी सी फायर है तभी भी ये लोग हमें मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी हो जो क्लेम करते हैं, ठीक है, वो हमें कुछ ना कुछ पैसा देंगे। अगर छोटी सी बात होती है, छोटा सा लॉस होता है, तो उसमें वो हमें क्लेम नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि लॉस होना 100% मैंडेटरी है, लॉस होगा तभी वो पैसा देंगे। लेकिन अश्योरेंस में क्या होता है कि ये लाइफ से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा 100% अश्योर करते हैं कि चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट हो या ना हो, अगर पॉलिसी होल्डर का मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है कि अगर उसने 10 ईयर या 20 ईयर के लिए, जितने भी ईयर के लिए कराई है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो पैसा उसको मिलता है। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है बीच में, तो उसकी फैमिली को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, 100% उसको जो पॉलिसी है, ठीक है, क्लेम है जो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है इसके अंदर, इंश्योरेंस और अश्योरेंस में। अब इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस के क्या होते हैं, क्या है द प्रपोजल। द प्रपोजल में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंश्योरेंस, जो भी हमारा इंश्योरर होता है, दो पर्सन होते हैं ना इसमें, एक तो मान लो कि जो भी कंपनी है जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, इंश्योरर। ये एक पर्सन है जिसने इंश्योरेंस लिया है, इसको हम कहेंगे इंश्योर्ड, ठीक है, इंश्योरर और इंश्योर्ड। अब इन दोनों के बीच में जो प्रपोजल है, अब भाई यहाँ से कोई ना कोई एजेंट जाएगा और वो बताएगा कि भाई हम तुम्हें ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ ये बताएगा कि उसकी पॉलिसी में कितना पैसा देना होगा, क्या सब कुछ है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। बट उससे पहले ये प्रपोजल देंगे कि जो भी डिटेल मतलब इंश्योरर इंश्योर्ड से पूछेगा, क्वेश्चन आंसर्स हो गए इसके अंदर, कि मतलब ये रिटर्न भी हो सकता है या फिर ओरली भी हो सकता है, कि आपको कोई भी अगर वो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो वो पूछेगा ना कि आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, मेडिकल, ये सब कुछ चेक करेंगे, और उसके बाद में ही तो वो इंश्योरर जो है, जो पॉलिसी देने वाले लोग हैं, वही पॉलिसी देंगे, है ना। अगर ऐसा उसमें कुछ भी रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर उस पर्सन को जो है वो पॉलिसी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रपोजल जिसके अंदर कुछ रिटर्न या फिर ओरल हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सारा जो भी हमारा इंश्योर्ड होता है, यानी कि ये पर्सन, इससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, फिर उसका इसको सही सही जवाब देना पड़ता है। अगर यहाँ पर ये सही जवाब दे देता है, तो उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि हाँ उसको इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता है, मतलब कि उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो वो आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद है द कवर नोट, कि कवर नोट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अप्रूवल हो गया, अब यहाँ पर ये जो पर्सन है ये इंश्योरेंस करा सकता है, इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड में है कि अब ये पूछे, ये जो इंश्योरर है वो इसको बताएंगे कि हम आपकी जो ये पॉलिसी है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें कवर करके देंगे, कितना क्लेम मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है द पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर वो सारी चीजें लिखी होती हैं कि हम
मतलब जितनी भी हमारी टर्म्स हैं या फिर हमारी कंडीशंस है वो सब यहाँ पर लिखी होंगी कि कब इंश्योरेंस पॉलिसी है आपको पैसा देगी और कब नहीं देगी, वो सारी चीज पॉलिसी के अंदर रिटर्न होती है। ये 3 प्रोसेस थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के लिए। अब उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, इंश्योरेंस में क्या क्या होगा, ठीक है, इंश्योरेंस में क्या क्या होगा, कैसी पॉलिसी होगी, ठीक है, और कैसा अमाउंट हम पे करेंगे, सब कुछ बताया जाता है, यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंश्योरिंग अग्रीमेंट। अब डिक्लेरेशन तो हो गई कि क्या क्या हम उसको बताएंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। इंश्योरिंग अरेंज अग्रीमेंट होगा यहाँ पर। अग्रीमेंट में क्या होगा कि जो इंश्योरर है, ठीक है, अभी बताया था मैंने इंश्योरर कौन होता है, ये जो पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज इंश्योरर। ये जो पर्सन है जिसको चाहिए पॉलिसी हु इज इंश्योर्ड, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इंश्योरिंग अग्रीमेंट, ये जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है, ठीक है, अग्रीमेंट में कि अगर आपको किसी तरह का लॉस होता है या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या किस किस बेसिस पे हम आपको कब पैसा देंगे, यहाँ पर ये प्रॉमिस करता है कि हाँ हम आपको पैसा जो है वो क्लेम करेंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन एंड लिमिटेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे केसेस में वो उसको पैसा देंगे, ठीक है, अब वो तो बोलेंगे ना कि भाई हम पैसा देंगे क्योंकि क्लेम तो करना ही है उन्हें, पर क्लेम करने की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ होता है जैसे ये इंश्योर्ड है और ये इंश्योरर है, तो यहाँ पर किस केस में मतलब जो लॉस हुआ है उस किस केस में वो पैसा जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी होती है, क्या चीजें उसके अंदर आएंगी क्या चीजें नहीं आएंगी उसकी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद है कंडीशन। कंडीशन मतलब यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, सो दैट कि इसने ना अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा था या फिर मान लो इसने अपने घर का इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है, इस इंश्योर्ड ने अपने घर का इंश्योरेंस ले रखा है। अब इसके घर में ना कहीं से फायर मतलब आग लग गई, ठीक है, अब इसके घर में आग लग गई, पर इस पर्सन को पता था कि मैं इस आग को बुझाने के लिए ना 1 बाल्टी पानी डालूंगा तो ये आग बुझ जाएगी। लेकिन इसने कहा कि नहीं मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा, अच्छा है कि आग से मेरा घर जल जाए फिर इसके बाद में मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं और अच्छा घर बना लूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, अगर ये अपनी ड्यूटीज को अप्लाई नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी ना कि अगर ये 1 बाल्टी पानी डालकर इस आग को बुझा सकता था तो इसको उसकी कोशिश करनी चाहिए थी, पर इसने नहीं किया, इसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो ये जो इंश्योरर है वो इसको क्लेम नहीं देंगे, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब उसके बाद है बाइंडर। बाइंडर कौन होता है, बाइंडर क्या होता है, देखो जब ये इंश्योरर होता है ना इसकी तरफ से कुछ मेमोरेंडम इशू किए जाते हैं जिसे हम बाइंडर कहते हैं। ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें जो ट्रांजेक्शन वगैरह होती है उसकी डेट अमाउंट जो भी कुछ है, ठीक है, वो सब लिखा हुआ होता है, रिस्क कितना कवर होगा ये सब कुछ लिखा होता है, पॉलिसी की तरह ही होता है, ये छोटा सा होता है लेकिन टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हमारे कुछ कंपोनेंट थे ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। अब हम आगे चलते हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस। लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है एटमोस्ट गुड फेथ, जैसे कि अगर हम बात करें दोनों के बेसिस पे, इंश्योरी और इंश्योरेंस के बेसिस पे, ठीक है, ये हमारा क्या है इंश्योर्ड और ये है हमारा इंश्योरर। यहाँ पर इंश्योर्ड को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अगर वो अपनी मतलब अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है तो लाइफ इंश्योरेंस कराते टाइम पर उसको सारी ये चीज बतानी पड़ेगी कि मुझे कोई मेडिकल इशू है या नहीं है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं बताता और बाद में उसको पता चलता है इंश्योरर को तो वो इसका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और इंश्योरर को भी जो भी उसकी पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है, कब वो क्लेम देंगे, कितना पैसा प्रीमियम में लेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तभी यहाँ पर क्या है दोनों लोग क्या होने चाहिए, फेथ, दोनों के ऊपर एक दूसरे को विश्वास होना चाहिए, सारी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए, ये हमारा एटमोस्ट गुड फेथ में है। अब उसके बाद में है
प्रोक्सीमेट कॉजेज, प्रोक्सीमेटेड कॉजेज में लिखा होता है, जैसे कि पॉलिसी होती है हमारी, उसमें लिखा होना चाहिए कि किन किन चीजों पर पैसे मिलेंगे और किन चीजों पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो ये इंश्योरर है और ये इंश्योरर है, अब यहाँ पर इसका एक बिजनेस है, ठीक है, फोर से हम लड्डू का एग्जाम्पल लेते हैं, ये लड्डू का एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर इसकी जो डिमांड है वो कम हो गई, अब लोग जो है वो लड्डू खरीदना कम करें, तो यहाँ पर क्या इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम करेगी? भाई वो तो नॉन रिस्क मतलब कवरेबल रिस्क है, तो यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम नहीं करेगी, तो वो पहले से उसके अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लॉस हो जाता है, इसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है या कुछ भी इस तरह का लॉस होगा, तो वहां पर इसको जो है वो पैसा मिलेगा, कितना देंगे, ये सब कुछ प्रोक्सीमेट कॉज में लिखा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि जैसे अगर कोई मेरे पास, मान लो फोर से कार है मेरे पास, ठीक है, अगर इस कार के अंदर, अब कार बना ही लेते हैं हम, ठीक है, ये पर्सन है, इसने अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है, तो इस कार के अंदर मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मेरी कार है तो मेरी कार के अंदर भाई मेरी कुछ प्रायोरिटीज होगी, मैंने इसमें पैसा लगाया है, ठीक है, तो अगर इसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, मेरा इंटरेस्ट है ना इसके लिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ मॉनिटराइज इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जिस भी चीज के ऊपर हम अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडी इंडेमिटी। इंडेमिटी में क्या होता है कि एक पर्सन है जिसको लॉस होगा, ठीक है, उसकी मतलब कि यहाँ पर देखो, फोर से कि अगर ये जो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये कार वाला ही लेते हैं, हाँ ठीक है, अब ये कार है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इस कार में मान लो कि इसकी लाइट खराब हो गई या इंजन में कुछ हो गया या कुछ भी इसमें कुछ भी खराब हो गया, तो मेरा ना 2K का खर्चा बैठ गया। ठीक है, तो 2,000 रुपए का खर्चा बैठ गया, तो जो मेरा इंश्योरर है वो मुझे 2K रुपीज प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये जो लॉस हुआ है इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। इस लॉस से मेरी क्या स्थिति, पहले की स्थिति थी, मतलब इस लॉस के होने से पहले मेरी क्या स्थिति थी वो हमें प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये कार मेरे को 2,000 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है ना यहाँ पर, तो ये चीज रिकवर हो जाएगी। तो ये चीज इसमें बोलता है इंटेमिडिटी में, कि मतलब कि एक पर्सन की जो लॉस होने से पहले की क्या स्थिति थी उस वैसा ही उसको बना देना। नेक्स्ट है हमारे पास सैब्रोगेशन। सैब्रोगेशन में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, वो एक्सीडेंटल है, तो अगर टूट फूट होती है, फॉर यही कार का एग्जांपल लेते हैं, अगर ये कार है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, खराब हो गई, कुछ भी हो गया इसके अंदर, ठीक है, सारे अंचर पंचर इधर उधर हो गए, इसके एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ इस कार का, ठीक है, बहुत ही गंदा हुआ, खड़ी हुई थी और ये कार पूरी तरह से खराब हो गई, तो जो सैब्रोगेशन कहता है, ये कहता है कि जो ये पर्सन है, मतलब कि जो इंश्योरर है, इस कार का सारा क्लेम, जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो हमारी कार है, इसका अगर 30 मान लो 20,000 रुपए बनता है, ठीक है, तो 20,000 रुपए इसने हमें क्लेम कर दिए, ठीक है, इंश्योरर ने, तो ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो टूटे फूटे कार के जितने भी हिस्से हैं वो सब पर इनका हक है, और अब वो हमें नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने हमें 2K रुपीज प्रोवाइड कर दिए, तो अब वो हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे। क्यों एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देंगे, और ऊपर से हमारी ये कार का जितना भी टूटा फूटा हिस्सा है वो सब लेकर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं ना कि इस कार को बेचकर, मतलब जो भी अब टूटा फूटा हिस्सा है उसको कबाड़े वाले को बेचकर उससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कार का जो भी अमाउंट बन रहा था क्लेम का वो 20K बन रहा था, लेकिन हम एक्स्ट्रा भी कर सकते थे, तो इंश्योरर क्या करेगा, अब ये हमारा कर्तव्य है, हम इस कार को बेच के जितना पैसा बनता है वो हमारा होगा। ठीक है, तो ये ले जाते हैं, ये हमारा सॉब्रोगेशन में आता है। ऐसा सिर्फ जब भी पॉसिबल है जब पूरी तरह से कोई चीज डैमेज हो जाती है, अगर इस पे 2,000 रुपए तक का खर्चा आता है, तो ये सिर्फ 2,000 रुपए तक का खर्चा हमें प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में हम इस कार को ठीक करा के चला सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे सॉब्रोगेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी कि जब हमें नुकसान होगा तो हमें उसको मतलब
जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमारी एक फैक्ट्री है या फिर घर है, इसके लिए हमने इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर इसमें छोटी सी आग लगती है तो उस छोटी सी आग को बुझाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए, यानी कि हम बाल्टी भर के पानी लेकर और इसको बुझा सकते थे। लेकिन अगर हमने अपनी ड्यूटीज को नहीं निभाया है तो इस टाइम पे ये जो मिटिगेशन ऑफ लॉस है, यानी कि ये जो हमारी कंपनीज है, इंश्योरर है, वो हमें पैसा प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारी जो पहली ड्यूटीज होती हैं उसको हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो वो लोग हमें पैसे प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो काइंड ऑफ इंश्योरेंस अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, ये लाइफ से रिलेटेड होता है, जैसा कि हमें पता ही चल रहा है, लाइफ यानी कि जीवन बीमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्सन है, अगर इसकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फैमिली को क्लेम मिलता है। ठीक है, फैमिली को क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। तो मतलब प्री मेच्योर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये बीमा कराया जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। इसके अंदर काफी सारे अलग अलग तरह के मतलब बीमा की पॉलिसीज, अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, वो हम देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पर जैसे कि है होल लाइफ पॉलिसी, इंडोम लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, चिल्ड्रंस इंडोवमेंट पॉलिसी, एन्यूटी पॉलिसी, विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। तो यहाँ पर काफी सारी पॉलिसीज होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें मतलब लाइफ इंश्योरेंस में पैसा जो है वो मिलता ही मिलता है। या तो अगर हमारा पूरा टाइम कवर हो जाता है तब हमें पैसा मिलेगा, या फिर क्या होगा कि अगर हमारी फैमिली मतलब बाद में हमारी फैमिली को भी पैसा मिलता है। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद में। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको पता ही है। और ये जो इसके मतलब अलग अलग टाइप्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के, अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद में है हमारे पास में मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस कैसे कराया जाता है, ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस किसी पर्सन के लिए कराया जाता है। मरीन इंश्योरेंस कि जैसे हमारी शिप वगैरह है, शिप कैसे ड्रॉ करते हैं, शिप वगैरह है, ठीक है, इस तरह से जो हमारी पानी में जाती है, हमें कोई सामान लेकर जाना होता है, ठीक है, इस तरह से अगर हमें इसके अंदर माल लेकर जाना है तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह का इंश्योरेंस तब कराया जाता है ताकि हम जो मरीन से रिलेटेड यानी कि सी से रिलेटेड अगर कुछ भी चीजें हैं तो उस टाइम पर हम इनको इंश्योरेंस को लेते हैं। ठीक है, ये हमें जैसे कि अगर कई बार हो जाता है कि शिप से कोई मतलब ये जो शिप है वो चलते 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 किसी मतलब जो चट्टान होती है बड़ी बड़ी उससे टकरा जाए, ठीक है, कॉलिजन हो जाए, तो उस टाइम पे हमें ये इंश्योरेंस जो है वो फायदेमंद होता है। उसके बाद में अगर सिर्फ पे कोई अटैक हो जाता है एनिमी के द्वारा, अदर कंट्रीज हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो वो क्या करेगी कि हमारा शिप को खराब कर देगी और इस पे जो भी सामान है वो सब लेकर चली जाएगी। तो इस तरह के इंश्योरेंस इसमें आते हैं। ठीक है, और भी है जैसे पायरेट अटैक होता है, पायरेट अटैक यानी कि समुद्री लुटेरे वगैरह वो कर लेते हैं इसमें लूट वूट, तो इस तरह के इंश्योरेंस को ये कवर करते हैं मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि फायर के अगेंस्ट किया जाता है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, अगर कभी आग वगैरह लग जाती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर हम अपने घर या फिर कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी बिजनेस या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमें प्रोवाइड किया जाता है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो प्रीमियम है वो, इसके अंदर जो प्रीमियम होता है वो हम या तो लमसम यानी कि एक ही बार में दे सकते हैं, या फिर हम उसको मतलब पॉलिसी की जो हमारा प्रीमियम है वो मंथली क्वार्टरली किसी भी तरह से जा सकता है पीरियोडिकली, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। तो ये हमारा फायर इंश्योरेंस होता है। उसके अंदर भी काफी सारी कंडीशंस होती हैं। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर हमारा छोटा सा लॉस होता है, यानी कि एक्चुअल लॉस नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा लॉस नहीं है अगर, तो हमें क्लेम नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर मतलब फायर जो है एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल है यानी कि एक्सीडेंट के तौर पे हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने जबरदस्ती खुद से लगाई है या फिर हमने जानबूझ के कोई ऐसी चीज होने दी है जिसकी वजह से आग लगे, तब भी इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस हम तब कराते हैं जैसे कि फोर से कि अगर हमारे पास कार है,
गलत बन गई कार, बालू की तरह लग रही है तो। कार बनानी नहीं आ रही मेरे को। ठीक है, ये मान लो कार है। अब इस कार के लिए मेरे को इंश्योरेंस कराना है, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये अपनी कार के लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। कार इंश्योरेंस बेसिकली हम थर्ड पार्टी के लिए कराते हैं, या मान लो मेरी कार के आगे कोई आ गया पर्सन और इसको मैंने उड़ा दिया, एक्सीडेंट कर दिया इसका, तो यहाँ पर मतलब इस अब ये जो पर्सन है, अब इसको तो मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना। तो अगर मान लो इसका बहुत ज्यादा खर्चा आ गया, 50,000 रुपए तक का खर्चा आ गया, तो मैं अकेला कैसे भुगतान करूंगा इसका, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो इस तरह के जो मतलब ये जो थर्ड पार्टी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्लेम देती है, ठीक है। यानी कि ये जो 50,000 रुपए है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है। या तो हम ये भी हो सकता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर अगर मेरी कार डैमेज हो जाती है, इस पर्सन के पास भी कार थी, मेरे पास भी कार थी, दोनों कारें आपस में टकरा गई, तो वहां पर क्या हो गया, कार में एक्सीडेंट हो गया, तो कार में कुछ अगर टूट गया, कुछ टूट फूट गया, तो इंश्योरेंस करा रखा था, तो वहां पर हमें इंश्योरेंस पार्टी जो होती है, जो जिन्होंने इंश्योरेंस किया है, वो हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज मिसलिनियस इंश्योरेंस। मिसलिनियस इंश्योरेंस ये तो बेसिकली है ही है, ठीक है, ये तो कुछ है ही इंश्योरेंस। मिसलिनियस में कुछ मिले जुले इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, ठीक है। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में क्या होगा, सॉरी, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में क्या होगा कि जैसे इंजीनियरिंग में कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, जैसे अगर घर बनवा रहे हैं तो उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मशीनें वगैरह लगवानी पड़ती है, ठीक है, तो वहां पर हम उन चीजों के लिए भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लांट्स वगैरह हैं उसके लिए भी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। हाउस होल्ड पॉलिसीज वगैरह भी आती है इसमें, तो काफी सारे हैं, ये अलग से इंश्योरेंस हैं, ठीक है। बाकी बेसिकली आपको ये चार तो याद रखने ही रखने हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन, फायर और मोटर इंश्योरेंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हमारा 14 खत्म हो गया ये चैप्टर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।